हेलो एवरीवन। आज हम लोग भी सेमेस्टर 1 प्राचीन हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर के साथ पढ़ने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। देखिए, मध्य पाषाण काल की जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों से पता चलता है, क्योंकि मध्य पाषाण काल में मानव आखेट एवं पशुपालक थे। मानव शिकार करते थे, जानवरों को रखते थे। उस वक्त का इतिहास हमें लिखित रूप से नहीं मिलता है, क्योंकि मानव के पास लिपि एवं अक्षर का ज्ञान नहीं था। इसलिए हमें पुरातात्विक स्रोत से ही पता चलता है। इसका आंसर है कि भारत में पूरा पाषाण काल, ऐसे आप लोगों को लिखना है, इनके 3 चरणों में बांटा गया है। पूरा पाषाण संस्कृति को 3 चरणों में बांटा गया है। इस विभाजन के आधार पर्यावरण में हुए परिवर्तन तथा मनुष्य द्वारा बनाए गए पत्थरों के औजारों में परिवर्तन है। ये 3 चरणों में निम्नलिखित है: निम्न पूर्व पाषाण या पूरा पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण या पूरा पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण या पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण युग को 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक का काल माना जाता है। मध्य पाषाण युग को 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक और उच्च पूरा पाषाण युग को 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। भारत में पूरा पाषाण संस्कृति, पैलेओलिथिक कल्चर इन इंडिया, इसके नंबर 1 देकर के ऐसे आप लोगों को आंसर लिखना है। निम्न पूर्व पाषाण काल, भारत में पूरा पाषाण युग के साक्ष्यों का पता सबसे पहले सोहन क्षेत्र में हुआ था। सोहन सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु सभ्यता की जो सिंधु नदी है उसकी सहायक नदी है। तब से इस संस्कृति को सोहन संस्कृति कहा जाता है। निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति को 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, चॉपर या चॉपिंग पेबुल संस्कृति। नंबर 2, हैंड एक्स संस्कृति। इसको हैंड एक्स संस्कृति कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त कुल्हाड़ी यानी पत्थरों का उन लोग कुल्हाड़ी बनाया करते थे। चॉपर संस्कृति के प्रमुख फलक है चॉपर, चॉपिंग तथा फला है। हैंड एक्स संस्कृति के प्रमुख उपकरण है हैंड एक्स, कलीवर, स्क्रैपर, क्रोड आदि। उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत निम्न पाषाण युग के स्थल कश्मीर में मिले हैं। पंजाब में स्थित पठारी भाग निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरणों की दृष्टि से उल्लेखनीय है। राजस्थान में लूनी नदी के आसपास के क्षेत्र में कई पूरा पाषाण कालीन बस्तियां पाई गई है। दक्कन में पठारी क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिमी महाराष्ट्र तथा कर्नाटक प्रांतों के क्षेत्रों में प्राचीन पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक के उपकरण मिलते हैं। इसके अलावा वेलन और नर्मदा नदियों की घाटी में ये स्थल पाए जाते हैं। भोपाल के निकट भीमबेटक की गुफाओं में इस काल का मानव निवास करता था, जहां उसके बनाए अनेक शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। नंबर 2 देख के लिखना है, मध्य पूर्व पाषाण काल, मिडिल पैलेओलिथिक पीरियड। मध्य पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि स्थानों को सम्मिलित किया जाता है। इन क्षेत्रों से प्राप्त उपकरणों का निर्माण फलक तथा ब्लेड पर हुआ है तथा इनमें विभिन्न आकृतियों के स्क्रैपरों को विशेष स्थान मिलता है। मध्य पूर्व पाषाण काल के स्थल नर्मदा घाटी के क्षेत्र में पाए गए हैं। ताप्ती नदी के तलहटी में ऐसे क्षेत्र हैं। महाराष्ट्र में नवासा के नज़दीक इस काल के औजार पाए गए हैं। महाराष्ट्र के कोरेगांव, चंद्रौली, शिकारपुर में इस काल की बस्तियां थी। नंबर 3 में देख लिखना है कि उच्च पूर्व पाषाण काल
इस काल के उपकरणों में ब्लेड तत्व की प्रधानता दृष्टिगत होती है। ब्लेड सामान्यतः पार्श्व वाले पत्थर के उन फलकों को कहा जाता है जिनकी लंबाई उनकी चौड़ाई से लगभग 2 गुनी अधिक होती है। इस काल के उपकरणों के लिए उच्च श्रेणी के पत्थरों के अतिरिक्त हड्डी, हाथीदांत तथा सींगों का भी प्रयोग किया जाता है। इस क्षेत्र के प्रमुख उपकरणों में स्क्रैपर, बेधक, चंद्रिका तथा छिद्रक इत्यादि उपकरण है। उच्च पुरापाषाण के औजार और बस्तियों आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केंद्रीय मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, बिहार में पाए गए हैं। गुजरात के टिब्बों के ऊपरी स्तर पर जो औजारों का भंडार पाया गया है जो उच्च पुरापाषाण काल का है, इस भंडार में सल्कों, फलकों, तक्षिणियों और खुरचीनियों को बड़ी मात्रा में पाया गया है। अब मध्य पाषाण काल के लोग जीवन यापन के लिए क्या तरीके अपनाए, तो देखिए, भारत की पुरापाषाण बस्तियों में भारतीय और विदेशी मूल के जानवरों के अस्तित्व अवशेष मात्रा में पाए गए हैं। भारतीय मूल के जानवरों में नर वानर, जिराफ, मिर्ग, बकरी, भैंस, गाय और सूअर है। विदेश मूल के जानवरों में ऊंट, घोड़े, दरियाई घोड़े हैं। तो इस काल का मानव शिकार संग्रहकर्ता के अवस्था में था। वह छोटे और मध्य पशुओं का शिकार करता था। पशु के शिकार के अलावा वह पक्षियों, कछुओं, मछलियों का शिकार करता था। वह शहद, फलों, कंदमूल, बीज, पत्तों का भी भोजन के रूप में प्रयोग करता था। स्पष्ट है कि भोजन संग्राहक का महत्वपूर्ण स्थान था, लेकिन इस बारे में अधिक सूचना प्राप्त नहीं है कि वह संग्रह कार्य को किस प्रकार वह करता था। उनके रहन सहन के बारे में भी बेटका के शेल चित्रों से पर्याप्त जानकारी मिलती है। उनके शिकारी जीवन के अनेक चित्र हैं जिनमें ज्ञात होता है कि शिकार का उनके जीवन में प्रमुख स्थान था। यह भी ज्ञात होता है कि वे समूहों में रहते थे। तो मध्य पाषाण काल के लोग समूह में बना के रहते थे। अन्य जानवरों का खतरा था, गुफाओं में रहते थे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का विवरण दें। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार समाप्त हुई, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का विवेचन करें। तो देखिए, विद्वानों में इसमें मतभेद है। एक विद्वान का नाम है जॉन मार्शल और मेके। इन लोगों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता बाढ़ की वजह से समाप्त हो गई। एक विद्वान है मार्टिमर वेलर और गार्डन चाइल्ड। इन लोगों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता बाह्य आक्रमण से समाप्त हो गई। एक विद्वान का नाम है आर.एल. अस्टाइन का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता जलवायु परिवर्तन से समाप्त हुई। और विद्वानों में इसमें काफ़ी मतभेद है। चलिए इसका आंसर हम लोग लिखते हैं। 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, एक ही क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का कोई 600 वर्ष तक चलती रही और करीब 1700 ईसा पूर्व के आसपास सभ्यता का पतन भी प्रारंभ हुआ। किंतु सभ्यता का पतन भी इतिहास की अन्य घटनाओं की तरह कोई अचानक घटना नहीं थी, बल्कि ऐसी बहुत सी परिस्थितियां या हालात थी जिनके चलते इस सभ्यता का पतन आरंभ हुआ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्रमुख केंद्र। देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी 1921 में कब हुआ है, 1921 में हुआ है। आप लोग इसको याद रखिएगा। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे इसके 2 प्रमुख केंद्र इस समय तक नष्ट हो चुके थे। इन जगहों पर नगर निर्माण की व्यवस्था ढील पड़ चुकी थी। मकान बिना किसी योजना के बनाए जाने लगे। पुराने बड़े मकान खंडहर बन चुके थे। सड़कों एवं नालियों की व्यवस्था नष्ट हो चुकी थी। नए प्रकार के मृदभांड व्यवहार में आने लगे थे। इनसे जाहिर होता है कि यह सभ्यता अब पतन के मार्ग पर बढ़ चली थी।
आंध्र केंद्रों पर यह सभ्यता पतनोन्मुख स्वरूप में कुछ और भी अधिक दिनों तक चलती, किंतु इसकी पुरानी प्रतिष्ठा अवश्य नष्ट हो चुकी थी। कुछ विद्वानों का विचार है कि आर्यों के आक्रमण या विदेशी आक्रमण से इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नरकंकालों पर तेज हथियार के घाव के निशान है, जो बाह्य आक्रमण के धारणा की पुष्टि करती है, किंतु ये आक्रमणकारी आर्य थे या अन्य कोई बर्बर जाति वाले, या यह निश्चित करना कठिन है। माना कि इनके आक्रमण के शांतिमय सिंधु सभ्यता को क्षति पहुंची, किंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सिर्फ इसी के चलते यह सभ्यता नष्ट हुई है। वस्तुतः इस सभ्यता के विनाश के लिए अन्य आंतरिक एवं भौगोलिक कारण भी उत्तरदायी थे। आधुनिक अनुसंधानों से यह बात स्पष्ट होती जा रही है कि बाहरी आक्रमण के पहले ही आंतरिक कारणों के चलते कुछ नगरों का पतन प्रारंभ हो चुका था। ऐसा भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि मोहनजोदड़ो के पास हुए टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस अर्थात किवर्तनिक हलचलों से जल का स्तर काफ़ी ऊंचा उठा दिया और सभी सिंधु प्रदेश जल प्लावित हो गया था। इस भौगोलिक कारणों के अलावे आर्थिक हालातों से भी इस सभ्यता के पतन के लिए कम जवाबदेह नहीं थी। इस सभ्यता का जिन देशों के साथ व्यापारिक संबंध था, वो भी राजनीतिक स्थिति 17वीं-16वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अस्थिर थी। ऐसे माहौल में व्यापार को धक्का लगा, जिसे सिंधु सभ्यता के आर्थिक आधार को कमज़ोर कर दिया। अतः सिंधु सभ्यता के पतन की समुद्र रूपी गहराई में डुबकी लगाने के बाद निष्कर्ष के रूप में यह बात मान लेना अनिश्चित नहीं होगा कि सिंधु सभ्यता के पतन के लिए एक नहीं बल्कि बहुत से कारण जवाबदेह थे, जिनके चलते सिंधु सभ्यता का पतन प्रारंभ हो गया। इसके लिए बहुत हद तक अगिन को जवाबदेह माना जाता है। 17वीं ईसा पूर्व के आसपास उत्तरी बलूचिस्तान में बहुत जगहों से भीषण अग्निकांड के प्रमाण मिलते हैं। संभवतः सिंधु क्षेत्र में भी ऐसी अग्निकांड हुआ है, जो दूसरी संभावना भीषण बाढ़ की है, क्योंकि मोहनजोदड़ो की खुदाइयों में बाढ़ द्वारा लाई गई बलुही मिट्टी के परतें मिलती है। चूँकि इस समय के नगर नदियों के निकट बसे हुए थे, इसलिए बाढ़ से उनके नष्ट होने की संभावना है। कुछ विद्वानों ने यह भी कहा है कि किसी बड़ी महामारी के प्रकोप से भी बहुत अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और इससे इस सभ्यता को आघात पहुंचा। इनके अलावे नदियों की ओर धार में परिवर्तन, उनके नगरों से दूर हट जाने के चलते आर्थिक व्यवस्था को क्षति पहुंची होगी। इस प्रकार राजपूताना रेगिस्तान के बढ़ते प्रभाव ने सिंधु घाटी की उर्वरा शक्ति को कम कर दिया, जिसके चलते खेती एवं आर्थिक आधार को गहरा धक्का लगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रसार के कारणों का उल्लेख करें। देखिए, बौद्ध धर्म का प्रसार अशोक के समय में सबसे ज़्यादा हुआ। अशोक ने जब कलिंग विजय किया तो कलिंग विजय में 1 लाख लोगों की जान गई। उसके बाद उसका दिल पिघल गया और वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं और बौद्ध धर्म का प्रसार के लिए वो विदेशों में दूसरे राज्यों में वो भेजते हैं और वो खुद बौद्ध धर्म को मानना स्वीकार कर देते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध को अपने सिद्धांतों का प्रचार करने में अपूर्व सफलता मिली। उनके प्रयासों के फलस्वरूप जीवन काल में उनके अनुयायियों की संख्या बहुत बड़ी थी। निर्वाण के पश्चात अनुयायियों ने चारों दिशाओं में घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार करना शुरू किया। बौद्ध धर्म के व्यापक प्रसार के निम्नलिखित कारण थे। क्या कारण थे? धर्म का सरल रूप। बौद्ध धर्म सरल और व्यवहारिक था। इसमें व्यक्ति तथा समाज की समस्याओं पर ध्यान दिया गया था तथा उसका हाल और मार्ग दिखाया गया था। इसके पालन में किसी तरह के कर्मकांड, पुरोहितों आदि की आवश्यकता नहीं थी। धर्म के नियमों का पालन करना भी आम आदमी के लिए सरल था। नंबर 2,
बुद्ध का आकर्षक व्यक्तित्व। बुद्ध ने राजकुमार जीवन का त्याग कर संसार की वेदना कष्ट निवारण के लिए वैराग्य का मार्ग अपनाया। साधारण जनता पर उनके जीवन का गहरा प्रभाव था। उनके सादा जीवन, प्रिय संभाषण, उच्च विचार, तर्कयुक्त उपदेश आदि ने श्रोताओं का हृदय जीत लिया। नंबर 3, जनसभा का प्रयोग। वैदिक धर्म में कठिन संस्कृति भाषा का व्यापक प्रभाव था। इसके विपरीत बुद्ध जनसभा में अपने उपदेश देते थे। बुद्ध का उद्देश्य अपनी भाषा का ज्ञान प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ऐसा उपदेश देना था जिनसे कोई भी व्यक्ति सरलता से सीख सके। इसके लिए उन्होंने स्थानीय पाली भाषा का प्रयोग किया। नंबर 4, सामाजिक समानता का उपदेश। समाज में सभी को बराबर का अधिकार वो देना चाहते थे। तो वैदिक धर्म के वर्ण व्यवस्था ने विकराल रूप धारण कर लिया था। धर्म में ऊंच नीच का भावना थी। समाज में ब्राह्मण वर्ग का प्रभुत्व था, दबदबा था। इसके विपरीत बुद्ध ने मनुष्यों में समानता स्थापित किया। उन्होंने घोषणा की कि सदाचारण द्वारा कोई भी मनुष्य निर्वाण प्राप्त कर सकता है। अतः बौद्ध धर्म को सभी वर्ग का सहयोग मिला। नंबर 5, धनी वर्ग तथा राजाओं द्वारा प्रश्रय। बौद्ध धर्म ने व्यापार, शिल्प तथा कृषि आदि के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण अपनाया था। इस कारण से धनी एवं व्यापारी वर्ग ने भी बौद्ध धर्म को स्वेच्छा से ग्रहण कर लिया। बुद्ध स्वयं शाक के राजकुमार थे, अतः उन्हें राजाओं का संरक्षण सहज ही प्राप्त हो गया। नंबर 5, बौद्ध संघ का योग्यता। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध भिक्षुओं को संघ के रूप में संगठित किया था। बौद्ध संघ विश्व का पहला धार्मिक संघ था। इस संघ के निर्देशन में स्थान स्थान पर बौद्ध मठों का निर्माण कराया गया। संगठन के बौद्ध भिक्षु समानता, जनतांत्रिक परंपराओं तथा धर्मनिष्ठा से प्रेरित थे और उन्हें घूम घूम कर दुर्गम क्षेत्रों का भ्रमण करके उपदेशों का प्रचार किया। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को प्रेरणा देते हुए कहा था, भिक्षुओं, बहुत से लोगों के हित के लिए, बहुत से लोगों के सुख के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं में जाओ, एक साथ दो मत जाओ। आगे पॉइंट है कि अन्य धर्मों से प्रतिस्पर्धा का अभाव। बौद्ध काल में वैदिक धर्म के प्रति लोगों में निष्ठा का अभाव था। साथ ही पूर्वी भाग में ब्राह्मण धर्म इतना शक्तिशाली नहीं था कि बौद्ध धर्म का सामना कर सके। अन्य छोटे छोटे धर्म आपकी दार्शनिक समस्याओं के हल में ही उलझे रहते थे। इससे बौद्ध धर्म को प्रचार का खुला रास्ता मिल गया। पॉइंट नंबर 8, बौद्ध संगीतियों का प्रभाव। बौद्ध धर्म एक लचीला धर्म था, अर्थात समय समय पर यह परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को अनुकूल बना लेता था। इसकी प्रजातांत्रिक प्रणाली इसमें सहायक सिद्ध हुई। समय समय पर बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया जाता था, जिसमें मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया जाता था। बौद्ध संगीतियों से भिक्षुओं में नवीन उत्साह तथा समानता का सृजन हो जाता था। पॉइंट नंबर 9, तत्कालीन अवस्था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक स्थिति बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनुकूल थी। चारों तरफ वैदिक धर्म के कर्मकांडों, अंधविश्वासों तथा जटिलता का विरोध हो रहा था। कर्मकांड अत्यधिक खर्चीले थे, जो सामान्य थे, जिनका आयोजन करना सामान्य जन के बूते की बात नहीं थी। धार्मिक अंडबरों के प्रति लोगों में घृणा के भाव थे। ऐसे समय में एक सरल अंडबर विहीन कम खर्चीले धर्म के आगमन से लोगों ने इसे सहज ही स्वीकार कर लिया। पॉइंट नंबर 10, शिक्षा पर जोर। वैदिक धर्म के उपदेश संस्कृत भाषा में थे, जो सामान्य जनता के समझ में नहीं आते थे। समाज में स्त्रियों को भी वैदिक मंत्रों से दूर रखा जाता था। महात्मा बुद्ध ने अंधविश्वास के बदले तर्क पर जोर दिया तथा लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का सुझाव दिया। सभी बौद्ध विहार शिक्षा के केंद्र थे। इसके अतिरिक्त अनेक बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे, जैसे विक्रमशिला, नालंदा विश्वविद्यालय,
आदि जिन्होंने कई बौद्ध प्रचारकों को प्रशिक्षित किया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 3 क्वेश्चन आज देखें, फिर आगे का वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आप लोग इसको अच्छा से देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।